हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नोड, लूप एंड ब्रांच के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने फंडामेंटल थ्योरम देखा था नेटवर्क टोपोलॉजी का, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके प्रीवियस और लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट्स होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है, उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हमारा लेक्चर है कि किस तरीके से हम उनको किस किस प्रॉपर्टी पे बेस करके उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला जो इसका टाइप आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, लीनियरिटी के लिए के बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, सेकंड है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, सो पावर उनका कैसा है, ठीक है, एलिमेंट से पावर कैसा निकल रहा है उसके बेसिस पे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स को डिसाइड किया जाता है। यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल एलिमेंट्स। यूनिलैटरल और बाईलैटरल एलिमेंट्स में जो करंट का मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में है कि दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, तो टाइम पे डिपेंड होने पे वोल्टेज और करंट की, जो टाइम पे अगर डिपेंडेंट है वोल्टेज और करंट, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चेंज नहीं आता है तो वो टाइम इनवेरिएंट होगा, और अगर चेंज आ रहा है मतलब टाइम वेरिएंट होगा। ठीक है, एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के साइज के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जाता है, तो उसको हम देखते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड में। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, so starting with the linear and non-linear elements. Linear and non-linear elements, ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है, an element is said to be linear if it follows the principle of additivity and homogeneity। ठीक है, दो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, इनको फॉलो करना जरूरी है अगर कोई भी एलिमेंट लीनियर है तो, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी और होमोजेनिटी क्या है आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में सिंपल ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई सर्किट है उसमें आप V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और V1 वोल्टेज अप्लाई करने से I1 करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, V1 वोल्टेज अप्लाई करने से I1 करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप KV1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो KI1 करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, KV1 अप्लाई करने पे KI1 करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, I1 इज द सर्किट करंट फॉर अप्लाई वोल्टेज V1, देन फॉर अप्लाइड वोल्टेज KV1 द सर्किट करंट शुड बी KI1। तो जो भी फैक्टर से आप करंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी फैक्टर से, जो भी फैक्टर से आप वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी फैक्टर से आपका करंट भी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एडिटिविटी प्रिंसिपल। तो एडिटिविटी प्रिंसिपल में सपोज V1 अप्लाइड वोल्टेज के लिए सर्किट में करंट जो है वो I1 है, और V2 अप्लाइड वोल्टेज के लिए सर्किट में करंट I2 है। तो अगर आप V1 प्लस V2 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो करंट जो है वो सर्किट में I1 प्लस I2 होना चाहिए। ठीक है, V1 प्लस V2 अगर अप्लाई करते हैं तो I1 प्लस I2 होना चाहिए। I1 is the current for apply voltage V1 and I2 is the current for apply voltage V2. Then for apply voltage V1 plus V2 current must be I1 plus I2। और अगर ऐसा होता है तो वो एडिटिविटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और कोई भी लीनियर एलिमेंट ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, कोई भी लीनियर एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करता है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फॉलो नहीं कर रहा है या दोनों ही फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। वो क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है,
अब लीनियर एलिमेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और उन पॉइंट्स के बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू कि लीनियर और नॉन लीनियर और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में इसमें देखिए, आप वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि वो लीनियर है कि नहीं। ठीक, तो अगर वो एलिमेंट लीनियर है तो द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वी और आई का जो ग्राफ बनेगा आपका ऑफ लीनियर एलिमेंट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट ऑल द टाइम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनेगा उस एलिमेंट का, वी आई का कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ओरिजिन से पास हो मतलब ओरिजिन से अगर पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो नॉन लीनियर होगा। इसका आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड जो है वो लीनियर एलिमेंट फॉलोज द ओम्स लॉ। ठीक है, तो बेसिकली ओम्स लॉ में भी यही होता है कि वोल्टेज और करंट वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसमें भी आपका क्या होता है, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको लीनियर एलिमेंट्स में ध्यान में रखना है कि उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। और तो लीनियर एलिमेंट्स को समझने के लिए कंसीडर करते हैं कुछ केस, हम उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं इसको। सपोज आई इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, आई इक्वल्स टू एम वी, ये एक सर्किट का आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और सेकेंड आपको दिया हुआ है आई इक्वल्स टू एम वी प्लस सी। ठीक है, तो ये दोनों जो सर्किट के रिलेशन हमको दिए हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट का रिलेशन हमको दिया हुआ है, वो लीनियर है कि नहीं है हमको चेक करना है। ठीक है, लीनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम होमोजेनिटी को चेक करते हैं। तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर V वोल्टेज के लिए I करंट वो हो रहा है तो KV के लिए KI फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो V के लिए अगर I हो रहा है तो KV के लिए क्या होना चाहिए, KI। तो सिंपली आप इसमें देख सकते हैं कि V को अगर आप KV करेंगे, ठीक है, तो वो K यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सो KI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू एम वी। ठीक है, V में आपने K मल्टीप्लाई तो K कांस्टेंट हुआ और ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड एडिटिविटी को चेक करते हैं। एडिटिविटी, तो एडिटिविटी के लिए अगर I1 करंट आता है V1 वोल्टेज अप्लाई करने से और I2 करंट आता है V2 वोल्टेज अप्लाई करने से। ठीक है, तो V1 प्लस V2 अप्लाई करने से क्या आना चाहिए, I1 प्लस I2। ठीक है, तो M V1 प्लस M V2। ठीक है, M V1 प्लस M V2 और यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं M इंटू V1 प्लस V2 और I1 प्लस I2। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें देख सकते हैं कि V1 प्लस V2 वोल्टेज अप्लाई करने से आपको कौन सा करंट मिला, I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये एडिटिविटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है। एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है मीन्स होमोजेनिटी और एडिटिविटी मीन्स ये लीनियर एलिमेंट का इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर एलिमेंट का इक्वेशन है या लीनियर सर्किट का इक्वेशन है। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला केस तो आपका लीनियर हो गया। अब सेकंड को चेक करते हैं कि ये लीनियर होगा कि नहीं। ठीक है, तो I इक्वल्स टू एम वी प्लस सी, होमोजेनिटी के लिए चेक करते हैं। होमोजेनिटी के लिए चेक करने के लिए KI जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर KV अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, KI मिलना चाहिए। ठीक है, तो KI की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K इंटू एम वी प्लस सी एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू, अगर आप V की जगह KV रिप्लेस करते हैं M KV प्लस सी, तो देख सकते हैं KV V की जगह KV अप्लाई करने से जो वैल्यू आ रही है
वो आपके के आई के इक्वल नहीं आ रही है। के आई के इक्वल आने के लिए के एम वी प्लस सी, सी में भी के का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे आप वी की जगह के वी जब रखते हैं तो सी में के का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। अब एडिटिविटी को चेक कर लेते हैं। तो एडिटिविटी के अकॉर्डिंग I1 इक्वल्स टू एम V1 प्लस सी, ठीक है, एंड I2 इक्वल्स टू एम V2 प्लस सी। तो V1 प्लस V2 के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है वो I1 प्लस I2 होना चाहिए, ठीक है। तो एम V1 प्लस V2, ठीक है, एम V1 प्लस V2 प्लस 2C हो जाएगा, ये C और C ऐड हो जाएगा, एंड I1 प्लस ये I2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप I माने और इसको आप V माने तो ये एक्स्ट्रा एक C का जो फैक्टर है, C जो है ये 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके वजह से ये क्या हो रहा है, ये एडिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये V1 प्लस V2 को V से रिप्लेस करते और I1 प्लस I2 को I से रिप्लेस करते तो सेम यही इक्वेशन हमको मिलना चाहिए था, जो कि इसके इक्वल ये नहीं आ रहा है, एम वी प्लस सी के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज एडिटिविटी भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, एलिमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। ठीक, नॉन लीनियर। अब इसी चीज को यहाँ पे हमने मैथमेटिकली तो समझ लिया, इसी चीज को आप ग्राफ से भी सिंपली समझ सकते हैं, इन दोनों के ग्राफ से, और ये वाला पॉइंट वहां पे जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये I इक्वल्स टू एम वी है, ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, जिसका स्लोप क्या होगा, m होगा, ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा, m होगा, और ये ओरिजिन से पास करेगा, m v की वैल्यू आप 0 रखो, I की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब ये सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें इंटरसेप्ट है, ये C का इंटरसेप्ट है। तो V की वैल्यू आप 0 रखो, आपको क्या मिलेगा, I की वैल्यू C मिलेगी। C सपोज अगर पॉजिटिव है, इफ C इज पॉजिटिव, तो ये सपोज ये C की वैल्यू है, तो ये आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा ये ओरिजिन से पास ना करके यहाँ कहीं से पास करेगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, m होगा, ठीक है, स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन तो आपको मिल रहा है, बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है ये, ठीक है, मीन्स दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से ग्राफ से भी आप इसको पता कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। इस तरीके से आप मैथमेटिकली या फिर ग्राफिकली उसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस में कई बार ग्राफ दिया रहता है और उससे पूछता है कि लीनियर या नॉन लीनियर का कर्व आपको बताना है, ठीक है, तो उससे आप इस तरीके के प्रिंसिपल को यूज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो ग्राफ बनेगा वो वोल्टेज और करंट के बीच में बनेगा, ठीक है। उसके लिए आप मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में आप बोल सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। मतलब इनपुट जो है आपका, इनपुट जो भी क्वांटिटी होगी और आउटपुट जो भी क्वांटिटी होगी, तो जनरलाइज डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि लीनियर एलिमेंट हैव linear relation between excitation means input and response means output। तो किसी भी लीनियर एलिमेंट का लीनियर रिलेशनशिप देगा आपको बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है।
तो इस तरीके से आप एक जनरलाइज्ड फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वांटिटी हो सकता है जिसके बीच में इनपुट और आउटपुट का आप रिलेशन उसमें बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के, ठीक है। सो लीनियर एलिमेंट में लीनियर रजिस्टर में इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या होता है? वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड, इंडक्टर में फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। थर्ड इज कैपेसिटर, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के बीच में 3 रिलेशन है जिससे इसको हम लीनियर बोल सकते हैं। रजिस्टर में नॉन लीनियर रजिस्टर्स भी होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है। तो लीनियर रजिस्टर्स में ये इक्वेशन फॉलो होता है। और नॉन लीनियर एलिमेंट्स में आप आएगा आपका जैसे ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो ग्राफ होता है वो देखेंगे आप, नॉन लीनियर होता है, ठीक है। सेकेंड आप बोल सकते हैं डायोड, ठीक है। डायोड के बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये आपके नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जांपल, ठीक है। So moving on to the next topic, that is active and passive elements, ठीक है। active and passive elements, ठीक। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स आर द एनर्जी सोर्सेज विच डिलीवर पावर टू द नेटवर्क फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें जो ध्यान में रखना है आपको, एनर्जी सोर्सेज विच डिलीवर पावर, ठीक है। डिलीवर जब भी होता है पावर तो वो कैसा होता है, नेगेटिव साइन आता है उसमें, ठीक है। डिलीवर पावर फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है कि जिस समय के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं, सर्किट आपका कंडीशन जो ऑन कंडीशन है, उतने देर में वो जो भी आपका सोर्स है वो बिल्कुल सप्लाई करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम के साथ धीरे धीरे उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाए, ठीक है। तो उसको वो मेंटेन करेगा, वो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। वेयर इज पेसिव एलिमेंट्स कंज्यूम एनर्जी इन द नेटवर्क, ठीक है। तो पेसिव एलिमेंट क्या करेगा, जो एक्टिव एलिमेंट जो सप्लाई करेगा एनर्जी या डिलीवर करेगा उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या कंज्यूम करेगा। तो पेसिव एलिमेंट में पॉजिटिव पावर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट डिलीवर करेगा पावर और ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो पावर सप्लाई एलिमेंट सच एज वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर एक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट सोर्स हो या डिपेंडेंट सोर्स हो, वो दोनों के दोनों किस में आएंगे, एक्टिव एलिमेंट में आएंगे, ठीक है। सो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्टेज एंड करंट सोर्स। अब कुछ इसकी और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इससे बिल्कुल ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। सो फॉर एक्टिव एलिमेंट द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव। जो भी आप वोल्टेज और करंट के बीच में कर्व बनाएंगे, ठीक है, वो कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव। अब देखिए V/I का रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है मींस नेगेटिव रेजिस्टेंस, और नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो एक्टिव एलिमेंट्स कैन प्रोवाइड एम्प्लीफिकेशन और गेन,
एम्प्लीफिकेशन और gain means the elements which can provide gain are called active elements. ठीक है, based on v by i जो इसका कर्व होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव पावर, ठीक है, और नेगेटिव इसका क्या होगा, v by i का रेशियो भी क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, स्लोप भी क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली पेसिव के लिए अगर देखें अपन, सो फॉर पेसिव एलिमेंट द स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, सो v by i जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। सो दिस इज पेसिव। तो एक्टिव और पेसिव में अगर देखें तो एक्टिव में एग्जांपल हमने देखा था वोल्टेज एंड करंट सोर्स का, पेसिव में रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, जो भी आपका पावर आता है उसको एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टर भी सेम पावर को एब्जॉर्ब करता है, कैपेसिटर भी क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में एनर्जी हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर कहीं एक्टिव एलिमेंट तो नहीं है। तो इसके लिए आपको इसको डाउट को क्लियर करने के लिए इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स अगर कोई कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखा है और सर्किट में उसने सप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है, जो भी एनर्जी उसने स्टोर की है, तो थोड़े देर बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर देखें तो वो हमको सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़े ड्यूरेशन के लिए सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन एक्टिव एलिमेंट की क्या है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो अगर सप्लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। सिमिलरली इंडक्टर भी क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा, थोड़े देर तक सप्लाई करेगा, फिर उसके बाद इंडक्टेंस जो है उसका क्या हो जाएगा, इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस समय वो सप्लाई करना बंद कर देगा, तो ये भी क्या होगा, पेसिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स जो हो गया वो क्या होगा, आपका एक्टिव एलिमेंट होगा। उसके अलावा एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी एम्प्लीफिकेशन देते हैं, गेन देते हैं हमको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी गेन प्रोवाइड करते हैं, सो दे आर एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो पेसिव में एक और एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्टेप अप एंड डाउन जरूर होता है, बट उसमें पावर गेन नहीं मिलता हमको, ठीक है। मींस पावर जो रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, अगर आप देखें तो कांस्टेंट ही होता है। मींस V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2। मीन्स अगर वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है तो जो भी इंक्रीमेंट होगा उसको ये I1 क्या करेगा, कंपनसेट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे V2 अगर डिक्रीज हो रहा है तो I2 बढ़ के उसको क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। सो ट्रांसफार्मर इज पेसिव एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सर्किट का जो आपका रिस्पॉन्स है, जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन है, उसके बेसिस पे भी हम इसको समझ सकते हैं, एक्टिव एंड पेसिव एलिमेंट्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके ग्राफ दिए हुए हैं और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ जो प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं कि वो एक्टिव है कि पेसिव है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और इसका जो स्लोप है कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव मीन्स V बाई आई जो है वो पॉजिटिव है, तो ये कैसा एलिमेंट हो जाएगा, पेसिव। सिमिलरली इसका नेगेटिव आए, नेगेटिव स्लोप, सो दिस इज एक्टिव, ठीक है। इसका भी पॉजिटिव स्लोप, पेसिव। नेक्स्ट पॉजिटिव स्लोप, पेसिव। दिस इज नेगेटिव स्लोप, active, and this is again negative slope, so this is active. So with the help of V by I हम देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है और कौन सा एलिमेंट पेसिव है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्राफ
एंड देयर रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।